बदतमीजी करना किसी के लिए ये हो सकता है कि वो तुम कहकर या तू कहकर बात कर रहा हो। किसी के लिए गालियां देना भी बदतमीजी नहीं हो सकता। ये तो रोज बोलते हैं, तो सब बोलते हैं, तो सिचुएशनल फ्रेजेस हैं। तो ये सबकी अपनी अपनी डेफिनेशन है। लेकिन अगर आप किसी स्टैंडर्ड उसकी बात कर रहे हैं, तो अगर आप हर्ट कर रहे हैं सामने वाले को, चाहे आपकी इंटेंशन नहीं है लेकिन वो आपकी बात से तकलीफ में आ रहा है, तो वो बदतमीजी है। अगर आप अपने किसी बहुत अच्छे बेस्ट फ्रेंड से बात करें, वैसे तो ये स्टैंडर्ड्स नहीं होने चाहिए दोस्तियों के, लेकिन मैंने जितने अच्छे दोस्तों को देखा उनको उतना ज़्यादा बदतमीज़ देखा है आपस में। तो आज बात हमने यही करनी है, इमोशनल रेगुलेशन के मतलब रेफरेंस में बात करते हुए हमने कम्युनिकेशन स्किल्स सीखनी है कि दरअसल हमें बात करनी नहीं आती। कभी आपने अपने आप से सवाल किया है कि कहीं मेरी बातचीत में कोई मसाइल तो नहीं है, कहीं मुझे कम्युनिकेशन स्किल्स सीखने की ज़रूरत तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं जब मेरी ही लड़ाइयाँ क्यों होती हैं। अगर किसी को आता ही नहीं है अच्छे से बात करना, तो उसके ताल्लुकात तो अच्छे नहीं रहते। और ताल्लुकात अच्छे होने से आपका मतलब क्या है? बात ना आपस में करना कि मुश्किल बात अच्छे से कर लें। अगर एक पार्टी कॉन्स्टेंटली तकलीफ में रह रही हो तो उसको ताल्लुक अच्छा होना नहीं कहते, क्योंकि इट्स अ टू वे स्ट्रीट। तो फैमिली मतलब दो लोगों का आपस में ताल्लुक होता है ना, उसमें से एक कॉन्स्टेंटली तकलीफ में रह रहा है, तो इसका मतलब है ताल्लुक अच्छा नहीं है और दूसरे बंदे को इसकी रियलाइजेशन नहीं है। अच्छा, कम्युनिकेशन से इसका बड़ा ख़ास ताल्लुक है। यानी अगर आपको बातचीत करनी आती है ना, और अच्छी बातचीत करनी आती है, तो आप लोगों के साथ झगड़े को एंटरटेन नहीं कर सकते, बदतमीज़ी नहीं कर सकते, क्योंकि लड़ाई तब होती है जब दोनों पार्टीज लड़ने के लिए तैयार होती हैं। एक भी पार्टी सोच लेना कि मैंने लड़ाई नहीं करनी, मैंने बदतमीज़ी नहीं करनी, तो वो चीज़ चल नहीं सकती ज़्यादा। एक इंसान नॉर्मल एक्ट कर ही नहीं रहा होता, वो नॉर्मल गुफ्तगू कर ही नहीं रहा होता, और वो ख़तरा होता है अपने लिए भी और किसी और के लिए भी, तो आप उसको ट्रीट करते हैं। आप बिल्कुल रिस्क नहीं लेते कि कोई हंगामा हो और उसके बाद हम सोचें कि ओहो इसको तो इस दवाई की ज़रूरत थी, और उस दवाई के बाद हमेशा चीज़ें बेहतर होती हैं। कभी हुआ है कि इंजेक्शन या दवाई मिलने के बाद आपकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई हो? बेहतर ही होती है ना। लेकिन गुस्सा आपको ये आता है कि वो ग्रैंडियोसिटी और वो चीज़ टूट जाती है कि मैंने तो इनसे लड़ना था, मैंने तो इनसे पूरा आड़ा लगाना था, लेकिन इन्होंने मुझे ठंडा कर दिया। गुस्सा इस चीज़ का आता है, इसीलिए आप इतना पुट ऑफ होते हैं उस दवाई से, या जो भी यानी गोली या इंजेक्शन की शक्ल में मिले, कि आपका काम पूरा नहीं होने दिया उसने आपको एक सीधे रास्ते पे डाल दिया कि नहीं भी बातचीत करो। और बातचीत करना ही इंसानों को आना चाहिए, क्योंकि यही उनका काम है। लड़ना और वो सारी चीज़ें करना ना आपको ह्यूमन रेस से बाहर निकाल देता है। बात मैंने इमोशनल कंट्रोल के रेफरेंस में करनी है कि जब आपकी गुफ्तगू अच्छी होती है, अच्छी गुफ्तगू से मेरा मतलब बिल्कुल ये नहीं था आप जनाब करके बात करें, आप बहुत ही ऐसी बात करें जो फेक लगे। मेरा कहने का मतलब ये था कि जितना मर्जी मुश्किल टॉपिक हो आप उस पर बात कर सकें, आप अवॉइड ना करें, आप गुस्सा ना करें, आप इंटिमिडेट ना करें किसी को। यानी ऐसा ना हो कि एंड रिजल्ट ही कोई ना निकले। अच्छी बातचीत से मेरा मतलब है जो आप कह रहे थे ना कि दोस्त के घर के बाहर खड़े हैं, आधा घंटा इंतज़ार कर रहे हैं और हम फ़ोन करके कहें जी आप आए नहीं, हम आधे घंटे से इंतज़ार कर रहे थे। इस पर किसी और तरह बात की जा सकती है, लेकिन मुझे बताएं एट द एंड ऑफ द डे बात ही करनी है ना। और जो हमारे इस तरह के बिलीफ्स होते हैं ना, वो हमें नहीं अचीव करने देते रिजल्ट्स। ये हमारे पैराडाइम्स होते हैं जो हमने नज़रियात अपनाए होते हैं, जिसकी ऐनक हमने लगाई होती है कि इनके साथ बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो जब हमने पहले ये सोच लिया होता है ना, तो फिर हमें रिजल्ट्स नहीं मिलते। अजवत साहब, अगर मैं सोच लूँगी ना कि आपने ठीक नहीं होना, एग्जाम्पल के लिए कह रही हूँ, तो मैं आप पे मेहनत भी करना छोड़ दूँगी। मैं कहूँगी इन्होंने तो ठीक नहीं होना, चलो छोड़ो, मैं क्यों फ़ायदा अपना, मैं क्यों इतना अपना टाइम वेस्ट करूँ, वो सारी चीज़ें। तो आप काम सिर्फ तब तक करते हैं जब तक आपको यकीन होता है कि मैं कर सकता हूँ। जहाँ पर आपने पहले ही ऐसे बिलीव्स बनाए होते हैं ना, यहाँ नहीं बात बननी, वहाँ नहीं बनती, फिर आप थोड़ी देर बाद ही मेहनत करके थक जाते हैं। एक्चुअली हमारे कुछ दो तरह के इमोशंस होते हैं जिनको हम पहचानते नहीं हैं, वहाँ से मसला सारा ख़राब होता है कि हमें जब वो पहचान नहीं होती उनकी, तो हम उनको एक्सप्रेस भी नहीं करते, और बात जो है ना मिसअंडरस्टैंडिंग से शुरू होके आर्ग्यूमेंट पे जाके पता नहीं कहाँ जाकर ख़त्म होती है। दो तरह के इमोशंस होते हैं, एक को हम कहते हैं प्राइमरी इमोशंस, एक को हम कहते हैं सेकेंडरी इमोशंस। प्राइमरी इमोशंस वो होते हैं जो सिचुएशन आने के फ़ौरन बाद आते हैं, यानी पहले जो सबसे पहले हम फील करते हैं किसी भी सिचुएशन के बाद, वो प्राइमरी इमोशंस कहलाते हैं। लेकिन हम उनका इजहार नहीं करते, या हम भूल जाते हैं, या हमें करना नहीं आता, या हम पहचानते नहीं है कि प्राइमरी इमोशंस ये थे। फॉर एग्जाम्पल, अभी यहाँ पर उठकर कोई आपको कुछ बुरा भला कहना शुरू हो जाए, तो जो आपका पहला इमोशन होगा वो इनेट तो नहीं है, वो तो सिचुएशन को देख कर आया ना। कि जैसे आप अपने किसी लव्ड वन को कॉल कर रहे हो, ठीक है,
और वो आपकी कॉल अटेंड नहीं कर रहे किसी वजह से, और आप कॉल्स करे जा रहे हैं और आपको बड़ा डर लग रहा है कि पता नहीं कुछ हो ना गया हो या इतना टाइम हो गया और आप मुसलसल फियर में हैं और आप परेशान हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर कोई 20, 30, 40 कॉल्स के बाद कॉल अटेंड हो जाए तो आप क्या कहेंगे? गुस्सा आएगा, लड़ाई करना, चीखेंगे ना फौरन, कहाँ थे, कब से कॉल्स कर रहा हूँ या इस तरह की कुछ। हालांकि आपका प्राइमरी इमोशन क्या था? केयर का, लव का, फियर का, इस तरह के थे ना, जिसमें आप एक फिक्र कर रहे थे अपने लव्ड वन की। तो एक्सप्रेशन क्यों हमने सेकेंडरी इमोशन का दिया, जिसमें खौफ, जिसमें गुस्सा था, रेज था? अगले बंदे को हमने क्या मैसेज दिया? हालांकि वो भी शायद किसी सिचुएशन में हो, वो भी शायद किसी और मसले में और वो कॉल्स ना अटेंड कर रहा हो, लेकिन जैसे ही कॉल उठी आपने ये तो नहीं बताया कि भाई मैं बहुत फिक्र कर रहा था आपकी, या मैं बहुत प्यार करता हूँ आपसे, मुझे बहुत फिक्र हो रही थी कि आप मेरा फ़ोन नहीं अटेंड कर रहे। तो बाज़ औक़ात ज़्यादातर हमें पता ही नहीं होता कि हमारे पहले आने वाले इमोशंस कौन से हैं और हमने उन्हीं को एक्सप्रेस करना है। इसी तरह अगर एक बच्चा बार बार किसी इलेक्ट्रिक स्विच को हाथ लगा रहा हो और उसकी मदर उसको ये समझाने, यानी उसकी माँ का प्राइमरी इमोशन क्या होगा? कुछ हो ना जाए, नुकसान ना हो जाए, करंट ना लग जाए, लेकिन वो बाजू मरोड़ के बच्चे का पीछे करती हैं और एक आधा थप्पड़ भी लगा देती हैं और चीखती भी हैं कि तुम्हें समझ नहीं आ रही, उस तरफ नहीं जाना। तो बच्चे को क्या मैसेज मिला? डांट का ना, या गुस्से का? हालांकि पहला इमोशन तो कुछ और था। देखें, जब बच्चों की पोजीशन आती है ना, वो फर्स्ट आते हैं, सारे स्ट्रेट एज आते हैं, तब भी रिवॉर्ड नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये उन्होंने पेरेंट्स के लिए नहीं किया, इन्होंने अपने लिए किया था। ये कुछ गलत रिवाज हैं जो सेट हो चुके हैं। लेकिन जब कोई काम करता है ना आपके लिए, या आप उसकी पर्सनैलिटी में देखते हैं कि चीज़ ऐड हो रही है, अच्छा बिहेवियर, तो आप उसको रिवॉर्ड कर सकते हैं। और रिवॉर्ड जब मैं कहूँ तो अपने जहन में पैसे, गाड़ी, नया फ़ोन, नया लैपटॉप ये मत लेकर आएँ। रिवॉर्ड एक स्टेटमेंट की शाबाश भी हो सकती है। रिवॉर्ड ये भी हो सकता है आप किसी को कह दें मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, तुम्हारे रवैये बहुत अच्छे हैं, मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें रिवॉर्ड हैं। तो रिवॉर्ड आप किसी भी सेंस में दे सकते हैं। जब बच्चे या कोई और अपना कोई काम कर रहा हो, ना कर रहा हो, और आप उसको फैसिलिटेट करें इस चीज़ के साथ कि पैसे दें या कोई और चीज़ दें कि मैं तुम्हें नया फ़ोन ले दूँगा, अच्छा तुम अपनी हाइजीन का ख्याल रखना शुरू करो, ये गलत ट्रेंड सेट करने वाली बात है। क्योंकि उसकी हाइजीन उसकी अपनी है, उससे उसी को फ़ायदा नुकसान है, उसका एग्ज़ाम्स, उसकी पढ़ाई उसकी अपनी है, उससे उसी को फ़ायदा नुकसान है। मुझे बताएं कि आप लोगों में से जिनके पास कोई डिग्री है और वो कोई काम शाम कर रहे हैं, या मेरे पास डिग्री है और मैं ये काम कर रही हूँ, इसका मेरी ज़ात को फ़ायदा है या मेरे पेरेंट्स को फ़ायदा है? जो पेरेंट्स बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड होते हैं ग्रेड्स के साथ और उन चीज़ों के साथ, वो अपने बच्चों को इनडायरेक्टली ये मैसेज दे देते हैं कि ये कोई उनका काम है जो बच्चे कर रहे हैं, और उस पर रिवॉर्ड चलता रहता है। लेकिन बच्चे सिर्फ इस एग्जाम्पल को नहीं देखते, बच्चे इस प्रिंसिपल को हर जगह अप्लाई करते हैं, हर जगह। जिस तरह मैं अभी एग्जाम्पल देने लगी थी कि आप लोग रिकवरी में आ रहे हैं और रहेंगे भी, उसका फ़ायदा किसको है? आपकी अपनी ज़ात को। ना मुझे फ़ायदा है, ना आपके पेरेंट्स को फ़ायदा है। हम लोग सिर्फ खुश हो सकते हैं, लेकिन फ़ायदा और इससे ज़्यादा नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा वो खुश होंगे कि हाँ चलो हमारा लव्ड वन जो है वो अच्छी रिकवरी में, वो अपनी सेहत का ख्याल रख रहा है। फ़ायदा सारा का सारा आपको है। तो जो काम जिस इंसान के अपने पर्सनल करने वाला होता है, उस पर कभी भी आप रिवॉर्ड नहीं करते। अगर घर पे ये ट्रेंड सेट हुआ है कि हेयर कट पर या खाने पीने पर, अच्छा खाना खाने पर पेरेंट्स पैसे दे रहे होते हैं, अच्छा चलो तुम ये पैसे रख लो, बदतमीज़ी ना करने पर पैसे दे रहे होते हैं कि तुम मुलाजिम को डांटा ना करो, ये लो मैं तुम्हारी पॉकेट मनी बढ़ा देता हूँ, या तुम फलां चीज़ कर लिया करो, तुम घर का खाना। एक पिछले दिनों एक फादर मुझे बता रहे थे कि उनका बच्चा बहुत ज़्यादा होटलिंग करना शुरू हो गए, हर वक्त अगर बाहर नहीं जा रहे तो घर पे खाना मंगवाना शुरू हो गए। तो उनके फादर ने कहा मैं तुम्हें नई गाड़ी लेकर दूंगा, बस तुमने अगला पूरा महीना घर से खाना खाना। क्योंकि शायद लगता ये है कि अगर हम यानी कोई ना कोई चीज़ दे देंगे तो इसका दिल लग जाएगा और ये वो काम करना छोड़ देगा। ऐसा नहीं होता। जब तक आप इशू पर नहीं आते तब तक वो हल नहीं होना शुरू होता। आप इर्द गिर्द के सारे काम कर लें, आप सिर्फ ये एक काम ना करें, कुछ भी नहीं होगा। आपने अपने घर कोई कुक रखना हो और उसे सिर्फ खाना ही बनाना ना आता हो, बाकी वो गिटार बहुत अच्छा बजाता हो, उसकी हाइजीन बहुत अच्छी हो, फुटबॉल बहुत अच्छा खेलता हो, उसको गाना बहुत अच्छा गाना आता हो, मुझे बताएं आप उसे कुक रख लेंगे? देखिए, जो रखेंगे ना वो एक बार एक थेरेपिस्ट को ज़रूर विजिट करें अपनी मेंटल हेल्थ चेक कराने के लिए, क्योंकि ये नॉर्मल नहीं है। समझाने का मकसद मेरा ये है कि जब तक इशू पर बात नहीं होगी ना, इशू हल नहीं होगा। आप यहाँ आते हैं नशे के इलाज के लिए, मूड डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन 50 एक दिन गुजर जाते हैं इसी कहानी में कि
कल ये वाली शर्ट ले आना, परसों वो चीज़ बना कर ले आना, फ़लाँ का हाल फ़लाँ को मिलवाने ले आओ, लेकर कब जाना है, लामा करा लो। तो जब इलाज शुरू होने वाला होता है तो दिन ख़त्म हो जाते हैं और हमने बात नहीं की होती। आज मैं एक फैमिली मीटिंग से पहले उनको तैयार करी थी फैमिली को, मैंने कहा नशे का नाम लेकर बात करनी है आपने, मैंने बार बार जोर दिया इस पर। मैंने कहा आपने कहना जो आप नशे करते थे और उससे जो मसाइल हुए थे ये बात करनी है, फिर नशों के नाम लें, क्योंकि फैमिलीज़ इस बारे में झिझकती हैं बहुत, वो नाम नहीं लेती। वो पता क्या कहती हैं, वो जो तुम करते थे, वो जो बुरी सी चीज़ थी, ये जो हमारे घर बुरी सी चीज़ आ गई है। तो जब तक आप मसले पर बात नहीं करेंगे ना, मसला हल नहीं होगा, चाहे जो मर्जी हो जाए। फिर शेम होती है और वो कॉन्शियस लेवल पर नहीं होती, यानी आपको सरफेस पर नहीं पता होता कि मैं शेम से ऑपरेट कर रहा हूँ। अनकॉन्शियसली आपको बुरा बड़ा लगता है, क्योंकि नशे का नाम बुरा है। जब नशे का वर्ड आता है या नशेई का वर्ड आता है, बड़ा डेरोगेटरी सा वर्ड लगता है, हालांकि डेरोगेटरी नहीं है, ये एक हकीकत है। शेम हर बीमारी में होती है। मैंने डायबिटिक्स को अपनी डायबिटीज़ छुपाते हुए देखा है कि बताना नहीं है किसी को, लेकिन नशे की बीमारी में थोड़ी ज़्यादा है, यानी क्योंकि इसमें कैरेक्टर अटैच हो जाता है। हालांकि किरदार की खराबियां बाद में आती हैं, लेकिन लोगों ने ये समझना शुरू कर दिया है, बल्कि पहले से ही समझा हुआ था कि जो लोग नशे करते हैं वो बुरे लोग होते हैं, वो अच्छे लोग नहीं होते और उनके अंदर किरदार की खराबियाँ होती हैं। अब जब माशरे में इतनी ज़्यादा नो कॉन्फिडेंस दिया गया है उस बंदे को, तो मुझे बताएं उसके घर वाले नहीं एक्सेप्ट करते, उसके घर वाले इस चीज़ पर बात नहीं करते। और इलाज में आने के बाद हमारी कोशिश ही ये होती है कि हम फैमिली से कहें कि इस पर बात करें। इस मतलब एक ब्रेक थ्रू के लिए हम उनसे ये एक्सरसाइज कराते हैं कि बोलें, वर्ड बोलें ये वाला, उस नशे का नाम लें जो वो करते थे, ताकि आप इस, क्योंकि जितना आप नाम लेते हैं ना किसी चीज़ का, उतनी वो चीज़ आपके लिए नॉर्मल बन जाती है। और एक रिसर्च हुई थी, बड़ी पीयर रिव्यूड रिसर्च है ये, जिसपे उन्होंने उनकी फाइंडिंग्स ये थी, जब आप किसी मसले के साथ कोई नाम अटैच कर देते हैं ना, तो उसकी जो ग्रेविटी होती है ना तकलीफ़ की, वो कम हो जाती है और आप उस पर बात कर सकते हैं। तो जब आप किसी प्रॉब्लम, जैसे ये वायरस आया, तो ये पहले से ही तो नहीं कोरोना के नाम से मशहूर था, तो जब आप किसी चीज़ का कोई नाम रख देते हैं ना, तो उसकी तकलीफ़ की ग्रेविटी कम हो जाती है और आप उस पर बात करना प्रेफर करते हैं और ये ईजी होता है।